आज मैं काफी देर से दीपक का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह तो हमेशा टाइम पर घर आ जाते थे। सुबह टाइम पर ऑफिस जाते और शाम को 8 बजे घर पर आ जाते थे। परंतु पता नहीं आज क्यों उन्हें बहुत देर हो रही थी। और तो और अब रात के 10 बजने वाले थे। मुझे टीवी देखने में भी मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बालकोनी में टहल लूं। अभी थोड़ी देर ही हुए थे कि दरवाजे की घंटी बजी। मुझे समझ में आ गया कि दीपक ही होंगे। और फिर मैंने दौड़कर दरवाजा खोला तो सामने दीपक खड़े थे, लेकिन वह बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। बिना मेरी तरफ देखे अंदर आ गए। उनका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे कि वो बहुत ही गुस्से में है। मैं समझ गई कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आज दीपक इतने गुस्से में लग रहे हैं। वो घर के अंदर आए और बिना मुझे कुछ कहे मेरी ननद के कमरे में चले गए। मैं उन्हें आवाज देती रही, पर जैसा लग रहा था कि उन्हें मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। जैसे ही दीपक कमरे के अंदर गए, उन्हें मेरी ननद रीमा दिखाई नहीं दी। वो इतने जोर से चिल्लाने लगे और मुझे कहने लगे, इतनी रात को रीमा कहाँ चली गई? तुम्हें कुछ होश भी रहता है? आखिर तुम घर में करती क्या हो? उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, परंतु वो मेरी बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने पूछा, दीपक क्या हुआ? रीमा यहीं कहीं दूसरे कमरे में या फिर छत पर होगी। और फिर उसी समय रीमा बाथरूम से बाहर आई। उसे देखते ही दीपक का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। वह रीमा का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया, जो कि घर के अंदर बहुत साइड में बना हुआ था। रीमा बार बार अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, परंतु दीपक ने उसको पलंग पर पटक दिया और बाहर से कमरे में ताला लगा दिया। रीमा जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बाहर पड़ोसियों तक जा रही थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि आखिर दीपक ऐसा क्यों कर रहा है। क्या कोई अपनी जवान बहन के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकता है? और फिर मैं दीपक पर चिल्लाने लगी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती है अपनी जवान बहन के साथ ये सब करने में? मैं उस अपनी ननद के कम अपनी बेटी अधिक मानती हूँ। आपने उसके कमरे में बंद क्यों किया है? दीपक मुझसे कहने लगे, तुम चुप रहो। तुम्हें जिस बात की समझ नहीं उसके बारे में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने उसे इस घर से बाहर मेरी इजाजत के बगैर निकालने भी दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब रीमा इसी कमरे में कैद रहेगी, ना तो वह बाहर जाएगी और न इससे कोई मिलने के लिए आएगा। मैं अपने पति दीपक का तेवर देख के डर गई। मैंने उन्हें आज तक इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं ननद से ऐसे क्या गलती कर दी जिससे कि दीपक इतना गुस्सा कर रहे हैं। मेरे सास ससुर की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अभी मैं 2 साल पहले इस घर में शादी करके आई थी, तो घर में सिर्फ मैं और मेरी 18 साल की ननद थी। हम सब लोग बहुत हंसी खुशी से रह रहे थे। मैंने आज तक कभी भी दीपक को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। पर तो आज मैंने उनका जो रूप देखा उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। मैं अपनी ननद से बहुत ही प्यार करती थी और दीपक भी उससे बहुत प्यार करते थे। मेरी ननद हमेशा अपनी माँ को याद करती और रोया करती थी। मैं उसे हमेशा समझाती रहती थी, आखिर एक न एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। परंतु वह मुझसे कुछ भी नहीं कहती और सिर्फ अपनी माँ को याद करती रहती थी। उसको इस तरह कमरे में पड़ा देखकर मेरा दम घुटता था। मैंने दीपक से बहुत ही मेहनत की, भगवान के लिए रीमा को कमरे से निकलने दो, मगर उन्होंने मेरी बात ना माने। रीमा अभी भी अपने कमरे में चिल्ला रही थी। मैं उसे खाना देने गई तो उसने मेरे पांव पकड़ लिए और बोली, भाभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आखिर भैया से पूछो मेरा क्या कसूर है, आखिर मेरी क्या गलतियां, उन्होंने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया है। अब मैं ना तो किसी से बात कर सकती और ना ही अपनी सहेलियों से मिल सकती हूँ। वह मेरे पांव पकड़ के रो रही थी। मुझे इस पर बहुत ही तरस आ गया। मैं सोचने लगी, अगर आज मेरी सास होती तो शायद रीमा के साथ इस तरह का बर्ताव ना होता। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ रीमा? तुम तो जानती हो ना दीपक का गुस्सा कितना जालिम है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की, वह भी मेरे साथ बुरा सलूक करना शुरू कर देगा। मैं रीमा को समझा रही थी कि तभी फोन की घंटी बजने लगी और मैं फोन उठाने के लिए कमरे के बाहर हॉल में आ गई, तो गलती से दरवाजा खुला रह गया और मैं फोन पर बात करने में बिजी हो गई। मेरी भाभी का फोन आया था। वो मुझसे कह रही थी, तुम्हारे भतीजे की शादी ठीक हो गई है और तुम्हें आना ही है। मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना है। भाभी की तरफ से शादी की खुशखबरी सुनकर मैं सोचने लगी कि मैं रीमा को अपने भतीजे की शादी में लेकर जरूर जाऊंगी, ताकि उसका मन बहल जाए। अगर दीपक ने मुझे मना भी किया तो मैं उन्हें प्यार से मना लूंगी। कि अचानक मेरी नजर रीमा के कमरे की तरफ गई। मैंने देखा वह तो कमरे में नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि न जाने रीमा कहाँ चली गई।
मैं भागते हुए इधर उधर रीमा को खोजने लगी तो अचानक से मेरी नजर मेरे घर के बालकोनी पे गई, जहाँ रीमा फर्श पे गिरी हुई थी और उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा भी था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे वहां से उठाया और उसके कमरे में लेके आई। मैंने उससे पूछा कि तुम बालकोनी में कैसे गिर गई। वो बोली कि मेरे कमरे में एकदम से दम घुटने लगा था, तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। भैया ने तो मेरे कमरे की खिड़की भी लॉक कर दी है और दरवाजे में भी उन्हें ताला लगा दिया। मैंने रीमा को कहा, तुम कमरे में आराम करो, मैं बाहर से दरवाजा बंद कर देती हूँ, नहीं तो तुम्हारे भैया आएंगे तो बहुत ही गुस्सा करेंगे। रात को दीपक आए, रीमा का हालचाल पूछा तो मैंने बता दिया। उसका दम घुट रहा था, तुम उसके कमरे के दरवाजे खिड़की खोल दो, वो कहीं नहीं जाएगी। दीपक बोले, मैंने रीमा के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी मेरी बहन के बारे में इस तरह की बातें करे। अच्छा होगा कि तुम उसे संभालो, वरना मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। मैंने हामी भर ली, मगर अगले हफ्ते ही मुझे अपनी भतीजे की शादी में जाना था। मैंने दीपक से बात की, क्या मैं रीमा को अपने साथ ले जा सकती हूँ? अगर मैं उसे लेकर नहीं जाऊंगी तो वो यहाँ घर पर अकेले कैसे रहेगी? और फिर मेरी भाभी ने भी कहा कि रीमा को भी साथ में लेकर आना। अच्छा होगा मैं इसे अपने साथ लेकर जाती हूँ, नहीं तो तुम्हारा पूरा ध्यान इसी पे रहेगा और तुम ऑफिस में काम भी नहीं कर सकोगे। मैं बोला, बिल्कुल सही बात है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि रीमा अकेले कहीं जाए नहीं। तुम्हें हमेशा इस पर नजर रखना होगा। मैं तुम्हारे भरोसे इसे तुम्हारे साथ जाने दे रहा हूँ। किसी भी तरह की ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह कोई बात हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रीमा का क्या कसूर था जो इतना गुस्सा कर रहे थे और उस पर इतना नजर रख रहे थे। खैर, मैं फिर सारी बातों में ज्यादा सोचना सही नहीं समझी और शादी की तैयारी में लग गई। मैं मन ही मन बहुत खुश थी कि मैं अपने मैके जाऊंगी, भैया भाभी माँ और सारे रिश्तेदारों से मिलूंगी। फिर शादी का दिन आ गया। मैं रीमा के साथ सुबह सुबह ही अपने मैके पहुंच गई। मेरा मायका मेरे ससुराल से 1 घंटे के रास्ते पर था, मतलब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में था। वहां पर पहुंचने के बाद मैं सभी से मिलकर बहुत खुश हुई। रीमा मुझसे कहने लगी, भाभी मैं अपनी सहेलियों से मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और फिर मेरी निगरानी में मैं रीमा अपनी सहेलियों से मिली। परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि वह बेताबी से किसी और का भी इंतजार कर रही थी। कभी उसकी नजर इधर रहती तो कभी उधर रहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह किसी को कुछ बताना चाहती है, लेकिन मेरी मौजूदगी में वह ऐसा नहीं कर पा रही है। आखिरकार 2 दिन बड़े आराम से गुजर गए। तीसरे दिन बारात में लड़की वालों के घर जाना था। तकरीबन शाम के 7 बजे सब लोग बारात के लिए निकल रहे थे। हम लोग भी गाड़ियों में बैठे ही रहे थे कि मैंने देखा कि रीमा चुपके से लोगों से नजर छुपाकर वहां से निकल रही थी। अगर मैं सबके सामने रीमा को बुलाती तो मुझसे कोई बहाना बना देती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज रीमा का पीछा करती हूँ, आखिर ये कहाँ जा रही है, क्योंकि अगर इसने कोई गलत काम किया तो दीपक मुझे छोड़ेगा नहीं। और फिर यह सोचकर मैं गाड़ी से बाहर निकल गई और रीमा का पीछा करने लगी। मेरी नजर अब रीमा पर थी। वह सड़क के उस पार चली गई थी और अंधेरे में किसी से मिल रही थी। मुझे ऐसा लगा कहीं ये प्यार मोहब्बत का किस्सा तो नहीं है, परंतु इतना तो मैं जरूर जानती थी कि जिस हिसाब से वो परेशान होती थी, ऐसा लगता था वो किसी से बहुत डर रही थी या मुझसे कोई बात छुपा रही थी। खैर, मैं रीमा के पीछे पीछे चली गई। उसने सड़क पार की और दाएं बाएं देकर आगे बढ़ने लगी। मैंने भी देखना चाहती थी कि आखिर रीमा चाहती क्या है। थोड़ी आगे चल के वह एक फोन बूथ पर चली गई और वहां से उसने किसी को फोन किया। तकरीबन थोड़ी ही देर हुई थी कि एक काली कलर की गाड़ी आकर रीमा के सामने रुकी। रीमा उस गाड़ी में आराम से बैठकर चली गई। मैंने भागते हुए रीमा को आवाज दी, मगर उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और आगे बढ़ती ही जा रही थी। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी। पता नहीं क्या होगा जब दीपक को यह सब पता चलेगा। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। मैं उससे क्या कहूंगी कि रीमा कहाँ गुम हो गई। उन्होंने तो मेरे भरोसे रीमा को मेरे साथ शादी में भेजा था। मेरे दिमाग में एक अजीब तरह का डर बैठ गया था। अचानक उसी वक्त मेरे सामने एक और टैक्सी आकर रुकी। मैं भी उस टैक्सी में बैठ गई और उसके ड्राइवर को उस काली गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा। और फिर चलते चलते सामने वाली काली गाड़ी एक ऐसे इलाके में आ गई जहाँ पे शरीफ लोग नहीं रहते थे। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी ननद ऐसा काम भी कर सकती है कि रात के अंधेरे में उस जगह आई जहाँ शरीफ लोग आने का नाम नहीं लेते हैं और जाना भी पसंद नहीं करते। मगर मैं मजबूर थी। मेरी ननद कहाँ जा रही थी? टैक्सी वाला भी समझ गया यह कौन सा इलाका था। आसपास आई गाने की आवाज और दरवाजे खिड़की पर खूबसूरत हसीनाओं की महफिल लगी थी।
यहाँ का नजारा देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था यह इलाका कौन सा है। टैक्सी वाला कुछ कह रहा था और गाड़ी आगे बढ़ते जा रही थी। फिर वह काली गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुक गई। बड़ी आलीशान घर था, उसके आगे 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे और उसे घर के सामने का माहौल बड़ा अजीब था। मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि मुझे थोड़ा आगे उतार दो। कहने लगा, दीदी यह मोहल्ला आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप शरीफ घरानों की औरत लगती हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप वहां मत जाइए, वरना आपके लिए मुश्किलें हो सकती है। मैं जानता हूँ कि आप उस लड़की का पीछे पीछे यहाँ आई हैं या फिर उस आदमी के लिए, लेकिन ये सब जब सब लोग यहाँ से निकलेंगे तब आप उनसे बातें कर लीजिएगा। अंदर जाना सही नहीं होगा। ड्राइवर की बात सही थी, क्योंकि मैं उस माहौल में कभी नहीं गई थी। तो मैं बाहर ही रुक गई और रीमा का इंतजार करने लगी। मगर बंगले के सामने खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड ने हमें देख लिया और हमारी गाड़ी के पास आकर हमें यहाँ से जाने को कहा। तब ड्राइवर ने सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए इसी बड़ी फिल्म हस्ती का नाम ले लिया और कहा, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार हम लोग वहां से कितनी देर रह सकते थे। 1 घंटा गुजर गया, अभी भी रीमा बाहर नहीं आई थी। मेरा हाथ पैर फूलने लगा। मैंने ड्राइवर को कहा, मुझे वहां जाकर पता करना होगा कि मेरी ननद रीमा कहाँ गई। वह बोला, यह लोग बहुत गर्म दिमाग के होते हैं। एक बार जो वहां चला जाता है उसके लिए बाहर के रास्ते बंद हो जाते हैं। आखिर में अच्छा यही होगा कि आप घर चली जाइए। और फिर मैं ड्राइवर को किराया देकर वापस चली आई। मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दीपक से क्या कहूंगी। रीमा कहाँ गई? तब मैंने अपनी एक और सहेली को अपना राजदार बना लिया और उसे बताया कि रीमा उस जगह पर गई है जहाँ पर शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। मेरी सहेली ने मुझे तसल्ली दी और बोली, ऐसे मामलों में लड़कियां लड़कों पर बहुत जल्दी एतबार कर लेती है और फिर लड़के उसे धोखा देकर इस ठिकाने तक ले जाते हैं और फिर उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। मेरे ख्याल से रीमा के साथ भी यही हुआ होगा। फिर मेरी सहेली कहने लगी, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि तुम उस कोठी का पता जानती हो। मैं जानती थी कि रीमा किसी से प्यार नहीं करती। अगर ऐसा कुछ होता तो वह मुझसे जरूर कहती। अगर उसे किसी लड़के से शादी करनी होती तो अपने भाई से हर हाल में बात करती। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ ऐसी उन दोनों के बीच में थी जिसे वो बात करते थे और जब मैं उन दोनों के सामने जाती तो वो लोग चुप हो जाते थे। रीमा भी चुप हो जाती थी और दीपक भी चुप हो जाता था। बारात में सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। दीपक भी बारात में शामिल हो चुके थे और फिर जब मैं शादी वाले स्थान पर पहुंची तो जैसे ही दीपक की नजर मुझ पर पड़ी, मुझे कहने लगा, रीमा कहाँ है? मैं थोड़ी देर चुप रही और फिर दीपक को कहा, हमें घर चलना चाहिए। मैंने अपनी भाभी को अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और दीपक के साथ घर आ गई। मैंने रास्ते में दीपक को सारी कहानी बता दी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से पागल हो गया, मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गया। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया। डरते डरते मैंने उन्हें आइडिया दिया, हमें थाने चलने चाहिए। भले बदनामी हो लेकिन इस घर की बेटी तो वापस आ जाएगी। पति बोले कि ऐसा करना सही नहीं होगा। मैं पहले खुद वहां जाऊंगा, लेकिन मामला यह था कि दीपक को उस जगह का पता मालूम नहीं था। मैंने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तब दीपक मुझसे कहने लगा, मुझे उस जगह का पता मालूम है, तुम यही घर पर रहो। मैं हैरत भरी नजरों से दीपक को देखने लगी, परंतु मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दीपक से कोई और सवाल कर सकती, क्योंकि मुझसे पहले वहां बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी और मेरी गलती के कारण रीमा मुझसे छुपकर उस बंगले में चली गई थी। दीपक रीमा को लाने के लिए चले गए। पता नहीं मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। आखिर रीमा वहां पर क्यों गई? और तो और दीपक को भी उस जगह का पता मालूम है। रात को 1 बजे दरवाजे पे कोई आया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आई तो कुछ आवाज आ रही थी। मैंने देखा सामने रीमा और दीपक खड़े थे। उनके साथ एक अधेड़ उम्र की औरत भी खड़ी थी, जो तकरीबन 40 साल की उम्र की होगी, मगर उसके चेहरे पे काफी झुर्रियां थी। वह बहुत ही उदास और बीमार दिखाई दे रही थी। कुछ न समझते हुए मैंने उन लोगों को अंदर आने को कहा। दीपक अपने कमरे में चले गए, जबकि रीमा उस औरत के साथ दूसरे कमरे में चली गई। मैं उन दोनों की बातें सुनने के लिए उनके पीछे पीछे गई तो मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं। दीपक मुझसे नाराज थे, उन्होंने मुझसे जरा भी बातचीत नहीं की और सो गए। मैं सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी, परंतु दीपक बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए। तभी मैंने देखा कि रीमा जल्दी जल्दी किचन में आई और बोली, भाभी मैं आपका हाथ बटा देती हूँ, मुझे जल्दी से नाश्ता और 2 कप चाय चाहिए। उनकी हालत सही नहीं है। मैं बोली कि इनकी हालत सही नहीं है, आप जल्दी करें, ज्यादा देर ना करें। और फिर रीमा चाय और नाश्ता लिए उस औरत के कमरे में चली गई।
अभी रीमा को गए 2 मिनट ही हुए थे कि उसके कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। मैं दौड़कर रीमा के कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह औरत बेड पर लेटी हुई थी और उसका सर एक तरफ लुढ़का हुआ था और आंख भी पत्थर की हो गई थी। मैंने रीमा को बड़ी मुश्किल से संभाला था और वह औरत मर चुकी थी। मैंने दीपक को फोन करके सारी बातें बताई तो दीपक मुझसे गुस्सा में कहने लगे, तुम यह बात और किसी को मत बताना और रीमा को कहना कि वह चीखे चिल्लाए नहीं और उसे सब्र करने को कहना। मुझे हैरत हुई कि दीपक उस औरत की मौत के बारे में सुनकर भी नॉर्मल थे। थोड़ी देर बाद दीपक 2-3 लोगों के साथ और उस औरत को गाड़ी में डालकर कहीं ले गए। दीपक ने रीमा को फिर से कमरे में बंद कर दिया था। मुझे रीमा पर तरस आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस औरत के साथ रीमा का जरूर कोई गहरा रिश्ता होगा। मेरा दिल अजीब हो रहा था। मुझे रीमा की हालत देखी नहीं जा रही थी, परंतु यह दोनों भाई बहन मुझसे क्या छिपा रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 3 दिन से घर में अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। दीपक चुपचाप अपने ऑफिस चले जाते और रात में आकर सो जाते थे। रीमा अपने कमरे में पड़ी पड़ी रोती रहती थी और मैं दोनों को देख देख कर पागल हुए जा रही थी। जिस घर में कुछ दिन पहले खुशियां ही खुशियां थी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। थोड़ी देर बाद मैं रीमा के कमरे में गई तो वह मुझसे लिपट कर फुट फुट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा, बताओ मेरी बच्ची क्या हुआ? तुम और दीपक मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? वह औरत कौन थी? तब रीमा ने मुझे बताया। उस औरत का इस घर से रिश्ता था। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी सगी माँ थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने दीपक से कहा, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मैंने तो अपने सास ससुर के फोटो भी देखे, परंतु मुझे तो ये औरत फोटो में बिल्कुल नहीं लग रही थी। दीपक ने तो मुझसे कहा कि तुम्हें रीमा पर ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। वह शाम तक खुद पर खुद संभल जाएगी और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता हूँ। शाम को जब दीपक आए तो मैं उसे लड़ने लगी और पूछी कि इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? तो दीपक कहने लगा, मैं उस औरत से बहुत नफरत करता हूँ जिसने मेरी बहन का ख्याल नहीं किया और अपनी शादी के कुछ सालों बाद ही हमें छोड़कर चली गई। तुम्हें पता है, यह औरत तवायफ थी। मेरे माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने इनसे शादी की थी। इन्हें इज्जत के साथ अपने घर लाए और इन्हें इतना इज्जत दिया, मोहब्बत दिया, दुनिया भर की दौलत उनके पैरों में मेरे पापा ने रख दिए थे। इन्हें समाज में इज्जत के साथ रहने के लिए इनका साथ दिया। मेरी माँ के जाने के बाद मैं इतना भी छोटा नहीं था कि मुझे कुछ पता न चले, परंतु जब मेरी बहन रीमा हुई तब कुछ सालों बाद मेरी सौतेली माँ इसे छोड़कर फिर से उस कोठे पर चली गई। मेरे पापा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह भी इस दुनिया से चले गए। मैंने रीमा को अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं नहीं चाहता था कि रीमा को इस औरत की सच्चाई का पता चले। यह औरत इतनी बदचलन थी कि इसने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा था और तो और यह रीमा से भी अपने उस दलदल में धकेलना चाहती थी। रीमा इससे बहुत ही प्यार करती थी, परंतु कोई भी गलत काम नहीं करना चाहती थी। वो मुझसे छुप छुप कर इस औरत से मिलने कभी कभी वहां पर चली जाती थी और जब मुझे इसका पता चला तो मैंने इस पर बहुत ही गुस्सा किया और इसे लाकर कमरे में बंद कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस सब बातों की जानकारी हो। पहले तो मैं रीमा को इस बारे में जानकारी नहीं होने दिया उसकी माँ का क्या काम करती थी और रीमा अपने माँ को बहुत दिनों से खोज रही थी। और फिर एक दिन एक नौकर ने रीमा को उसकी माँ के बारे में बता दिया और फिर रीमा उसे अपने घर लाना चाहती थी और आज देखो इस औरत को कौन सी बीमारी हो गई जो इस दुनिया से चली गई। अब रीमा की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैंने इस पर बेटी माना है। मैं इसे बहुत ही प्यार करता हूँ। आज से ये तुम्हारी ननद नहीं, तुम्हारी बेटी है। इसे ही बहुत प्यार देना, अच्छे संस्कार देना ताकि इसे अपनी माँ की याद ना आए। और फिर मैं और दीपक ने रीमा को इतना प्यार दिया कि रीमा कुछ दिनों बाद अपने सारे दुखों और गमों को भूल गई और फिर पहले की तरह ही हो गई। हम लोगों ने मिलकर रीमा को बहुत समझाया तो वह समझ गई और अब हम सब हंसी खुशी इस घर में रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।